हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और धमाकेदार, एक और धमाकेलस एक्सक्लूसिव आईआईटी का लेक्चर लेकर, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी और एंड डिस्कवरी ऑफ अदर पार्टिकल्स की चर्चा करेंगे। याद करें, पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं फॉलो किया है तो प्लीज पहले पिछले वीडियोस जाकर देखें, जिसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी शुरू कर दी थी, जिसमें हमने ये जान लिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर करता है, कैसे डिस्कवर होता है, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर होता है, न्यूट्रॉन क्यों सबसे आखिरी में क्यों डिस्कवर किया गया और क्या रहा न्यूट्रॉन के पीछे डिस्कवरी का कारण। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में की थी। और उसी वीडियो में हमने ये भी जाना था कि एक एटम के अंदर सिर्फ यही तीन पार्टिकल नहीं होते, इन तीन के अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहे जाते हैं। हालांकि जो मेजर कॉम्पोजिशन होता है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं एटम के, वो ये तीन माने जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मेन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का भी नेचर, उन पार्टिकल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है एटम के बीच में, और क्या वो सारे पार्टिकल्स हर प्रकार के एटम में मिलेंगे या कुछ स्पेसिफिक एटम्स में मिलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी की चर्चा आज हम अपने इस सेशन में करेंगे, अपने इस वीडियो में करेंगे। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ अदर पार्टिकल्स, और उसकी हम डिटेल में यहां पर चर्चा करेंगे। बाकी लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन जो होता है ना, कि सारी चीजें एक जगह पर मिल जाए, उसको आप मान सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर जैसे आप आईआईटी के लिए तैयारी करते हो, तो आईआईटी के सबसे पहले आपको कंसेप्ट वीडियोस दिए जाते हैं, जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होते हैं, जो थ्योरी के वीडियोस होते हैं, वो आपको सबसे पहले दिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा मानना रहा है मैग्नेट ब्रेन्स और हम लोगों का, कि कभी भी आप ये थ्योरी को सिर्फ पढ़कर आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आप थ्योरी पर करते हो। क्योंकि जब तक क्वेश्चंस के एप्लीकेशन आपको नहीं पता चलेंगे कि कैसे इस थ्योरी को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तब तक आईआईटी के सवाल नहीं होंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो। तो उसके लिए आपको हर टॉपिक के बाद एक डीपीपी की शीट दी जाती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट, जो आपके लिए होती है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि वो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं बने, या कोई आपको क्वेश्चन में डाउट आए, या कोई आपको पर्टिकुलर जगह पर कहीं फंस जाओ, तो आपको इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, और वो उस वीडियोस के थ्रू आप अपने डाउट्स को सब कुछ क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी यहां कहानी नहीं रुकती। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेशंस होता है, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आते हैं चैप्टर वाइज, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर के जितने पिछले 40-45 सालों में जो आईआईटी में सवाल आए, वो सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करते हैं। सारी चीजें वीडियो के फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यू वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशंस। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लाइव सेशंस होते हैं, जहां पर लाइव आप टीचर से इंटरेक्ट करके, उनसे बात करके आप अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो। एंड देन वी हैव वन शॉट रिवीजन सीरीज एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, वो भी सबसे अच्छी बात है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जहां आप लाखों रुपए खर्च करते हो ऑफलाइन सेंटर्स में, जहां आप ऑनलाइन में कोई कोर्स बाय करते हो, वही क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी आप कहना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं होंगी। वही सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कौन से प्लेटफॉर्म? दो प्लेटफॉर्म, एक यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, और दूसरा है वेबसाइट magnetbrains.com। वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा। कहीं वहां पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर सीधा सब कुछ सीक्वेंस में दिया हुआ है। शीट्स आपको मिल जाएंगी टॉपिक के नीचे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अलग सेट बन जाएगा, वहां पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस का एक अलग सीरीज बन जाएगी। तो वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको वेबसाइट देगी। तो यहां पर सारी चीजें आपको magnetbrains.com की वेबसाइट पर जाना है और सिर्फ एक्सेस करना है उनको, और इसी के साथ लोगों को अवेयर भी करना है। वेबसाइट का लिंक लोगों के साथ शेयर करना है, यूट्यूब चैनल का लिंक लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चले अब आगे बात करते हैं। आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल में तो हमने काफी चर्चा कर ली, काफी चीजें जान ली है, लेकिन अब आगे थोड़ा और बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कुछ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें एक और पार्टिकल आता है विच इज नोन एज पॉजिट्रॉन। कई बार आपने नाम सुना होगा, मैंने भी कई बार इसका जिक्र किया है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो भी एक एटम के अंदर का ही पार्टिकल होता है, यानी कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है।
क्या होता है, कैसे होता है, चर्चा करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय CD एंडरसन। CD एंडरसन साहब थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ये 1932 में। मतलब जिस साल आपका न्यूट्रॉन की खोज हुई उसी साल आपकी पॉजिट्रॉन की खोज हुई। इसको ऐसे याद कर सकते हो, न्यूट्रॉन 1932 में अपने को याद हो गया, बस उसी साल पॉजिट्रॉन आया था। CD एंडरसन साहब ने किया था। इट बियर्स अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जैसा प्रोटॉन के पास होता है, बट इट्स मास इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम पॉजिट्रॉन कर दिया। प्रोटॉन से भी मिलता हुआ और इलेक्ट्रॉन से भी मिलता हुआ, पॉजिट्रॉन। चार्ज तो इसके पास प्रोटॉन वाला होता है, +1 का चार्ज, लेकिन जब इसके वजन की बात आती है तो इसका वजन वही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि नेग्लिजिबल है, बहुत कम वजन है, वही मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का होगा। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, लेकिन पॉजिट्रॉन में चार्जेस इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है, इस पे +1 का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो बन जाता है +1। तो पॉजिट्रॉन विल हैव अ +1 चार्ज। थस इट्स मास इज रिगार्डेड एज नेग्लिजिबल, इसलिए इसके मास को आप क्या कंसीडर करते हो, इसका मास विल बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। उसका मास बहुत ही नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसिडर नहीं करते। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें क्लियर है कि आप इलेक्ट्रॉन के मास को भी बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हो। तो इलेक्ट्रॉन का मास जैसे नेग्लिजिबल है, वैसे ही फिर पॉजिट्रॉन का मास भी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि दोनों मासेस सेम है। एंड इट मर्जेस विद एन इलेक्ट्रॉन एंड एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होके EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये कभी कंबाइंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज हो जाएगा, तो इसके अंदर से एक रेडिएशंस एमिट होंगी। उन रेडिएशंस को हम मानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR के बारे में हम क्या जानेंगे, EMR कैसे क्या होती है, किस तरीके से मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, EMR का एक पूरा वीडियो एक्सक्लूसिव आपको मिलेगा, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव थ्योरी के नाम से। उसमें भरपूर हम EMR की बात करेंगे, बट फिलहाल क्योंकि ये वर्ड आ गया है, तो एक ऐसी रेडिएशंस जो वेव के रूप में प्रोपोगेट करे, वेव की तरह से वो आगे बढ़े और अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लेकर चले। मतलब उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर आप उसमें कोई चार्ज रखोगे तो वो चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर कोई आप आयरन ऑब्जेक्ट या कोई मैग्नेट रखोगे तो उस पर भी एक अट्रैक्शन रिपल्शन फील होगा। तो ऐसी रेडिएशंस, एक ऐसी वेव जो एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेकर चल रही है, जो सब आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब रे एक तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे 90 डिग्री के एंगल पर है, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड और 90 डिग्री के एंगल पर है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी रेडिएशंस को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इसमें ज्यादा अपने को सर नहीं खपाना, सिंपल तौर पे तुम मेरा मोबाइल पे या लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पर भी बैठे हो, अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, इस लेक्चर से स्क्रीन से एक रेज निकल रही होंगी और तुम्हारी आंखों में पड़ रही होंगी। जिससे मैं दिख रहा हूं, रंगीन दिख रहा हूं, ब्लैक टी शर्ट पहनी ऐसा दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, सारी चीजें दिख रही हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वो विजिबल रेडिएशंस निकल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिर्फ वही नहीं है, और भी रेडिएशंस होती है, बट इट इज अ काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सूरज से जो रोशनी आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आप धूप में खड़े हो जाओ, डे लाइट में चले जाओ तो आपको सूरज से रोशनी मिलेगी। वो जो यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्सरेज, जब आप जाते हो, कई बार होता है, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन कभी आपको हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, कुछ बोन्स डिसलोकेट हो जाए, तो डॉक्टर लिखता है ना एक्सरे करवा लो, ताकि बोन मैपिंग कर सके, पूरी तरीके से समझ सके कि कहां से कहां डिसलोकेट है। तो वो जो एक्सरे होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ब्रेन का MRI स्कैन होता है, ब्रेन का MRI स्कैन होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर आपके पास कुछ रेडिएशंस ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, जैसे मोबाइल टॉवर से निकलकर मोबाइल पर एक रेडिएशन आती है, मोबाइल की रेडिएशंस होती है, वो देखा है ना रोबोट 2.0, पक्षी राजन साहब, वो बोलते हैं ना जो मोबाइल से रेडिएशंस आती हैं, निकलती हैं, टॉवर से जो निकलती हैं, वो बर्ड्स को हार्मफुल होती हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या वो है, लेकिन हाँ, दोज आर हार्मफुल रेडिएशंस। तो वो रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट वो दिखाई नहीं देती। आपका मोबाइल सीधे डायरेक्ट नोटिफिकेशन देता है जब भी कोई मैसेज आता है या कोई भी फोन आता है, तो
वो ऐसा नहीं है कि कोई रे आएगी और आपको दिखेगी अच्छा वो रे मेरे मोबाइल पर आ रही है तो चलो मैं पहुंच जाता हूं मोबाइल पर, जैसे ही रे पहुंचेगी मैं भी पहुंच जाऊंगा, उठा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो रे दिखती बस नहीं है तो वो आप देख नहीं पाते, अदरवाइज वो रे आती है और मोबाइल के रिसीवर पर पड़ती है और रिसीवर से वो नोटिफिकेशन में डिकोड होकर आपको, एनक्रिप्ट होकर वो आपको दे देता है, डिक्रिप्ट होकर आपको दे देता है। तो यहां पर हर जगह रेडिएशन से, रेडियो आप सुनते हो, रेडियो सुनते हो तो भाई रेडियो से क्या आती है, फ्रीक्वेंसीज। वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव ही तो है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक टर्म है वेव से रिलेटेड, कितनी वेव्स एक सेकंड में पास होंगी उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो वो जो वेव है वो वेव आती है रेडियोस की, रेडियो वेव्स उनको बोल देते हैं। टीवी के रिमोट से आप टीवी का चैनल बदल लेते हो, होता है ना भाई, टीवी कम ज्यादा कर ली, वॉल्यूम बदल लिया, चैनल बदल लिया, क्या हो रहा है, वो टीवी के रिमोट से ऐसा क्या हो रहा है कि टीवी के चैनल्स बदल रहे हैं। रिमोट की क्या वर्किंग है, सेंसर, वो सेंसर किस रेडिएशंस पे काम कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब हम अपने आसपास जितनी भी रेडिएशंस देख रहे हैं, ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट से लेकर सूरज से निकलने वाली रोशनी, एक्सरे, इंफ्रारेड, ये सब क्या है, ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हालांकि इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट मैंने अभी मोटे रूप में आपको बता दिया, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि ये सारी रेडिएशंस अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लेकर चलती हैं। हाँ, अब तुम बोलोगे सर अगर रेडिएशंस ये आ रही हैं आप अब मैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन से हमारी आंखों में, तो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हालांकि उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इतनी इंटेंसिटी नहीं कि तुम आयरन का ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो चिपक जाएगा, या मैग्नेट रखोगे तो रिपेल हो जाएगा, इतनी इंटेंसिफाइड नहीं है, लेकिन है। और बल्कि जब हम एक्सरे लेवल पे चले जाते हैं, एक्सरे एमआरआई स्कैन पे, तो वो बहुत इंटेंसिफाइड हो जाती है उनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए तुम देखना कभी एक्सरे अगर ध्यान हो, तुमने कराया हो या किसी का करवाया हो, या ब्रेन एमआरआई कराई हो, एमआरआई स्कैनिंग कराई हो ब्रेन की, तो तुमसे बोल दिया जाता है वहां रूम में आने से पहले, एक्सरे रूम जो होता है, जो एमआरआई रूम होता है, कि वहां पर जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको बाहर निकाल कर आओ। तो वो बेल्ट वेल्ट सब ओपन करा लेते हैं, वॉलेट निकलवा लेते हैं, मोबाइल निकलवा लेते हैं, कॉइन्स रखे तो कॉइन्स निकलवा लेते हैं, जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स है वो निकलवा लेंगे, पक्का निकलवा लेंगे। जाकर एक बार देखना, विजिट करना, ऐसी विजिट करना। तो वो क्यों निकलवा लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है उस रूम में जहां एक्सरे या जहां एमआरआई स्कैन रेडिएशन है वो सब हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो वो क्या करेंगे, उसको वहां से, वहां पर वो जानते हैं कि अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट आया तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होती हैं, इसलिए वो लोग सब आपको आयरन ऑब्जेक्ट्स बाहर उतारवाने को बोलते हैं। संपट पड़ी क्या बात, क्लियर हो रहा है क्या चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। तो ये कहां से आया, क्योंकि हमने कहा भैया जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है। इसका जो डिनोशन होता है वो E0+1 होता है। जैसे E तो इलेक्ट्रॉन होता है, बट E0 क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, और +1 क्यों, क्योंकि इसके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जस्ट लाइक प्रोटॉन, इसके पास अपना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका हो गया E0+1। This is what we consider to be a positron. This is what we have as a positron. तो it's a positive electron. मैं इसको ऐसे ही बोलता हूं, it's a positive electron. अब बच्चे बोलते सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, हाँ तो एक पॉजिट्रॉन होता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका पॉजिट्रॉन का, फिर आगे चर्चा करेंगे। दिस वाज अबाउट पॉजिट्रॉन। लेट्स मूव अहेड, अगले पार्ट पर चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो यहां पर देखते हैं फर्दर। ओके, मीजॉन। मीजॉन भी बहुत अच्छा पार्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई से जनरली इसको डिनोट करते हैं। 1935 में इसकी खोज की गई थी। 1935 में युकावा डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीजॉन पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन एन एटम। हालांकि मीजॉन के भी फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीजॉन पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन एन एटम। दीज आर कॉल्ड द मीजॉन फैमिली, और उन सबको हम मीजॉन फैमिली कहते हैं। ऐसा कोई चार्ज बेसिकली इस पे स्पेसिफिक नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे टाइप्स का ये मीजॉन होता है, और उन सारे पार्टिकल्स को हम मीजॉन फैमिली का नाम देते हैं, मतलब वो फैमिली के पार्टिकल्स होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज मीजॉन फैमिली। देन वी हैव न्यूट्रिनो, देन देयर आफ्टर वी हैव न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, व्हाट इज न्यूट्रिनो, समझेंगे यहां पर। E0 and 0 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, लेकिन ना कोई मास है ना कुछ कोई चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेसिकली नेचर का है, लेकिन कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है। कैसे? पॉलिंग डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल इन 1927। 1927 में इसको डिस्कवर किया गया था पॉलिंग ने।
It does not bear any charge, that is why therefore it is an electroneutral particle. इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही मास है, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल भी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, मास इलेक्ट्रॉन जैसा लेकिन कोई चार्ज नहीं, तो वो न्यूट्रिनो हो गया, दैट इज न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन के पास भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रिनो के पास भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास फिर प्रोटॉन जैसा नहीं है। अगर प्रोटॉन जैसा मास होता तो फिर तो ये न्यूट्रॉन ही हो जाता, लेकिन मास इसके पास इलेक्ट्रॉन वाला है, तो इसको हम बोल देंगे न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्योंकि मास इसके पास इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, बट एक कंपेयर करें तो एकदम सेम मास आएगा इलेक्ट्रॉन जितना, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रिनो। Thereafter we have anti-proton. प्रोटॉन का बिल्कुल ऑपोजिट, एंटी वर्ड कभी भी जुड़ जाता है तो इट मींस ऑपोजिट ऑफ दैट थिंग, तो दिस विल बी एंटी प्रोटॉन, सो इट विल बी एन ऑपोजिट ऑफ प्रोटॉन। सेग्रे साहब ने डिस्कवर्ड किया था दिस पार्टिकल इन 1956, ठीक है। हालांकि ये जीके हो जाता है कि किसने कौन सा पार्टिकल किस ईयर में डिस्कवर किया, ये जीके का क्वेश्चन होगा। आईआईटी में कभी ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं करनी, केमिस्ट्री टेस्ट करनी है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए। एंटी प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सेग्रे इन 1956। इट बियर्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। देखो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है तो इसको तो उल्टा चलना ही था, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर प्रोटॉन के पास +1 है तो इसके पास -1 है, इलेक्ट्रॉन जैसा है, बट इट्स मास इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इसका मास प्रोटॉन जैसा है। चार्ज नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता तो फिर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, लेकिन इसका मास प्रोटॉन के बराबर है, तो इट इज नोन एज एंटी प्रोटॉन। इट इज नोन एज एंटी प्रोटॉन। तो मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन बेसिकली ये आपके और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रिनो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। न्यूट्रिनो याद रखना आपके पास, इट डज कोई चार्ज नहीं, इसके पास मास इलेक्ट्रॉन जैसा है। एंटी प्रोटॉन में चार्ज है -1 का और मास इलेक्ट्रॉन जैसा है, मास इलेक्ट्रॉन जैसा है, तो दैट इज सॉरी मास प्रोटॉन जैसा है, माय मिस्टेक, मास प्रोटॉन जैसा है, मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन बट कंटेन्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के जैसा मास होता तो फिर न्यूट्रॉन ही हो जाता, फिर इसको एंटी प्रोटॉन थोड़ी ना बोलते, क्योंकि इसका मास प्रोटॉन जैसा है इसलिए इसको एंटी प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। चले, चार्ज में ऑपोजिट है, मास में सेम है, तो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज एंटी प्रोटॉन। स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का भी, आगे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये वाले पार्टिकल्स हो गए, मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, सारे पार्टिकल्स हो गए। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं शुरुआत से, जहां से हमने इलेक्ट्रॉन की जर्नी स्टार्ट की थी। तो इलेक्ट्रॉन के पास डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, क्या चार्ज है आपके पास, नेचर नेगेटिवली चार्ज है। कितना नेगेटिव चार्ज है, -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
-10 भी हो जाएगा। ये ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लेकिन ये अलग चीज है, अपन को कूलम में चलाना है, तो कूलम में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास की अगर बात करें तो इट इज 0.00054 AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए क्योंकि 0 एटॉमिक मास यूनिट होता है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो AMU में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इट इज 9.1 × 10⁻31 kg, तो इट विल बी इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg, तो ये kg में आएगा। सेकेंड इज प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो होता है मास वो होता है, प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो बेसिकली H+ होता है। H+ अगर हमारे पास है, इस पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, तो एक प्रोटॉन बनेगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, क्योंकि एनोड रे जो है वो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी। तो गोल्डस्टीन, नेचर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बेसिकली होता है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा आपका, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस प्लस में है। इलेक्ट्रॉन वाज -1.6 × 10⁻⁻19, दिस इज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये +4.8 ESU के बराबर है, यानी कि +4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हो गया अपना प्रोटॉन के बारे में। देन वी हैव न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स शैडविक। शैडविक साहब ने 1932 में डिस्कवर किया था। क्या चार्ज है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल एंड इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, दैट इज इट विल हैविंग अ जीरो चार्ज, इट विल बी हैविंग अ जीरो चार्ज, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है और इसका चार्ज आप मानोगे जीरो चार्ज। हाँ, जो मास है वो बिल्कुल है इसका मास, और इनफैक्ट प्रोटॉन से ज्यादा है। देखो 1.00727 AMU इसका है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का देखो 1.00
867, 1.00867, तो अंतर देखो 727 और 867 वाला, ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस सबसे बड़ा है 1.00727 और 1.00867। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम माना जाता है, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा निकलेगा, 1.675, ये 1.673 है, 675 है, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। सो दिस विल बिकम इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो न्यूट्रॉन जो हो गया वो बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इट विल नॉट हैव एनी जीरो चार्ज। पॉजिट्रॉन की बात हम कर चुके हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जैसे मिक्सचर ने डिस्कवर्ड बाय CD एंडरसन, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जैसा चार्ज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसा मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना मास है देखो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इलेक्ट्रॉन वाला ही मास है। तो चार्ज प्रोटॉन जैसा है, पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, लेकिन मास जो है वो इलेक्ट्रॉन जितना है। तो इलेक्ट्रॉन जितना मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से, और भी उसकी भी चर्चा करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं, अगले पार्ट पर बात करते हैं। सो वी हैव दिस एज फर्दर पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, दोनों की बात हम लोग कर लेते हैं। इसके पास, न्यूट्रिनो के पास आप देखोगे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर ये न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास मास जो है वो बहुत कम है, लगभग इलेक्ट्रॉन जैसा, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन से भी कम है, 0.00002 mu। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है ऐसा खासा, चार्ज जीरो है लेकिन मास कुछ नहीं, जबकि न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास अच्छा खासा है, प्रोटॉन से भी ज्यादा है, इसके पास नहीं है मास। तो ये आपका हो गया न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। देन वी हैव मीजॉन। मीजॉन में अलग अलग नेचर्स होते हैं, जैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज मीजॉन डिस्कवर्ड बाय युकावा एंड न्यूट्रल मीजॉन डिस्कवर्ड बाय केमर। तो युकावा ने डिस्कवर किया था पॉजिटिव और नेगेटिव, और न्यूट्रल मीजॉन की खोज की थी किसने? कीमर ने। पाई से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव में पाई प्लस लग जाता है, नेगेटिव मीजॉन में पाई नेगेटिव लग जाता है, और न्यूट्रल मीजॉन में पाई जीरो लग जाता है। पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, न्यूट्रल के पास कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज के पास पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। 0.16107 AMU सारे टाइप के मीजॉन का ये मास होता है, 0.16 AMU। तो 0.16 AMU भी कम है। अभी हमने जो मास देखा है प्रोटॉन का वो 1.007, न्यूट्रॉन का 1.008 ये मास देखा है। तो ये AMU का जो मास है ये कम है, 0.16107 AMU जो है वो कम है। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द मासेस। तो ये हमारे पास क्या होंगे? बेसिकली मासेस होंगे, दीज आर द मासेस। तो मीजॉन की ये पूरी फैमिली होती है, और पॉजिटिव मीजॉन भी होता है, नेगेटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। पाई से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव को पाई प्लस, नेगेटिव को पाई माइनस, और न्यूट्रल को पाई जीरो। पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव के पास, नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव के पास, कोई चार्ज नहीं होता है पाई के पास, और मास ये होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा होता है न्यूट्रिनो से, लेकिन प्रोटॉन के मुकाबले बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होता है लेकिन प्रोटॉन के मुकाबले बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये मासेस हो गए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया सारी चीजें, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि सवाल ये उठता है कि सर इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर थे तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कैसे हुई, इन सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, हाउ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवर्ड हुए। तो इस पर बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे यहां पर, हाउ दे वर डिस्कवर्ड। The discovery of cathode rays and anode rays shows that the Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges. ये बात कंफर्म हो गई थी कि जो डिस्कवरी हुई कैथोड और एनोड की, जो बेसिकली रेस के रूप में निकली थी किसी एटम से, उसमें ये तय हो गया कि डाल्टन साहब का ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल था, सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको डाल्टन साहब कहते थे वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो बात गलत साबित हो गई। क्योंकि कैथोड रे और एनोड रे जो एटम से निकल रहा है वो 100% किसी पार्टिकल की वजह से निकल रहे हैं, और फिर ये देखा गया कि उस एटम के अंदर 100% पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, और साथ में कुछ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल भी है, कोई चार्ज जो नहीं रखे ऐसे पार्टिकल भी हैं जो मास में कॉन्ट्रीब्यूट करें सिर्फ। दिस वॉज फर्दर सपोर्टेड
by the phenomena of radioactivity discovered by Henry Becquerel in 1896। और इस बात को फर्दर सपोर्ट मिला कि एटम के अंदर वाकई में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जब रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई, जब रेडियो एक्टिविटी साइंस के बारे में जाना गया, रेडियो एक्टिव साइंस के बारे में जाना गया, जो बैकेरल साहब ने, हेनरी बैकेरल साहब ने 1896 में खोज किया था, जिस रेडियो एक्टिव साइंस का, उसके बारे में इन्होंने प्रपोज किया था। He observed that there are certain elements which emit radiations on their own and named this phenomena as radioactivity। उन्होंने कहा there are certain elements कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अपने आप ही अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को निकाल रहे हैं, कुछ अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। इस फंडे को, इस फिनोमेना को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। एंड द एलिमेंट्स एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को उनने घोषित कर दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब देखने में क्या मिला कि जैसे कोई एक सब्सटेंस रखा है, वो अपने आप ही रेडिएट कर रहा है कुछ एनर्जी। नॉट ऑल एटम्स, बट देयर आर सर्टेन एटम्स। तो उन्होंने कहा यार कोई एटम अपने आप एनर्जी कैसे रेडिएट कर सकता है? जैसे अगर कैथोड रेडिएशंस भी निकाल रहा है या एनोड रेडिएशंस भी निकाल रहा है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में निकाला था, राइट? जब उस इनर्ट गैस के एटम को हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में भर दिया था और मेटल इलेक्ट्रोड्स का वोल्टेज 10,000 वोल्ट कर रहा था, तब रेडिएशंस निकलेगा, क्योंकि गैसेस सुपर एनर्जेटिक हो जाएंगे एंड दे बिहेव लाइक एन कंडक्टर। तो उस अरेंजमेंट में वो रेडिएशंस निकालेगा, ऑब्वियस बात है, मतलब वो गौरतलब, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन कोई एटम रखा हुआ है, नॉर्मली रखा हुआ है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तब देखा गया कि यार तब भी वो रेडिएशंस निकाल रहा है ऑन इट्स ओन। तभी उनके दिमाग में आया कि इस सब्सटेंस के अंदर कैथोड रेडिएशन और नेगेटिव रेडिएशन के अलावा कोई और रेडिएशंस भी निकल रही है, जो उस एटम से खुद से निकल रही है। तो डेफिनेटली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल हो सकता है जो बेसिकली उसके अंदर रेडिएशंस एमिट कर रहा हो और खुद से कर रहा हो। ये सारे एटम्स में जरूरी नहीं है कि हो वो पार्टिकल, लेकिन जिसमें भी होगा वहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलेंगे। तो इस चीज को हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में समझा और उस कंसेप्ट को एक रेडियो एक्टिव साइंस का नाम दिया। इन शॉर्ट उसे रेडियो एक्टिविटी कहा गया, और ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा गया। फर्दर दिस फील्ड वाज फर्दर डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडे। तो इन लोगों ने भी इस फील्ड में फर्दर डेवलपमेंट किया, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड साहब ने और फ्रेडरिक सोडी ने। तो यहां पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। तो यहां से रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने रेडियो एक्टिव सिर्फ एक टॉपिक लिया है। आपको आईआईटी में पूरा एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी पर, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है? तो वो चैप्टर में भी हम रेडियो एक्टिविटी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि वो पार्टिकल्स कैसे पहचान में आए, वो पार्टिकल्स पता कैसे चले। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी जुड़ी हुई है, इसलिए उसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफिंग आपको यहां पर दी हुई है। स्क्रीनशॉट ले लें पहले इस पार्ट का, स्क्रीनशॉट ले लें भाई इस पार्ट का। आगे लपकते हैं भाई, आगे चलते हैं, इसी पर फर्दर क्या बातें की गई, क्या डेवलपमेंट किया गया, उस पर बात करते हैं। सो it was observed that when a radioactive sample such as uranium, रेडियो एक्टिव एटम उनको पता चला यूरेनियम, जिसको उस समय एक सैंपल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, was placed in a lead block, क्योंकि lead block में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बाहर नहीं निकलती, lead block उन्हें बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एक टाइम तक, कुछ टाइम के बाद lead block भी बचेगा नहीं, लेकिन शुरुआत में वो उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक साइड जहां से वो ओपन होगा उसी साइड से रेडिएशंस निकलेंगी। And allowed the emitted rays from it to pass through strong electric and magnetic fields, and allow that rays to pass through strong electric and magnetic fields. Electric और magnetic fields में पास किया गया, so they resolved into 3 directions. वो 3 directions में resolved हुई। मतलब जब फोटोग्राफिक प्लेट पर उनको ऑब्जर्वेशन नोटिस किया, उनके इंप्रेशंस को देखा, तो वो जो हमने निकाली एक रे, वो 3 पार्ट में बढ़ गई। एक नेगेटिव की तरफ डेविएट होने वाली अल्फा रेस, एक पॉजिटिव की तरफ डेविएट होने वाली बीटा रेस, दिस मस्ट बी बीटा रेस, और एक बिल्कुल सीधा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने वाली गामा रेस। तो वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 डायरेक्शंस में बढ़ गई। पॉजिटिव की तरफ जो डेविएट हुई वो बीटा रेस थी, मतलब बीटा रेस खुद अपने आप में नेगेटिव है, इसका मतलब जो गामा का ही एक ओरिजिनेट से निकली है, गामा से ही डिराइव्ड हुई है।
दूसरी अल्फा रेज जो पॉजिटिव रेज है खुद, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी नेगेटिव साइड में डायरेक्ट हुई है, और एक गामा रेज जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, दे डू नॉट हैव, दे नाइदर हैव पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज, कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल सीधे निकल गई। और ये सारे इंप्रेशंस हमें किस पे मिले? फोटोग्राफिक प्लेट पर मिले। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फोटोग्राफिक प्लेट पर, क्योंकि सारे इंप्रेशंस मिले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर हुआ? ये फोटोग्राफिक प्लेट पूरी तरीके से क्लियर हुई। इसी पे इंप्रेशन मिलेगा आपको रेडियो एक्टिविटी का, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब इसी पर मिलेंगे। लेकिन हमें इन रेज का भी इस तरीके से नेचर मिल जाएगा कि भैया अल्फा रे पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव फील्ड की तरफ डाइवर्ट हुई, तो मतलब कहीं ना कहीं वो गामा पार्टिकल से ही निकल रही है। बीटा रेज नेगेटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ डाइवर्ट हुई, और वो गामा रेज सीधे चली गई जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यही चीज यहां समझने। The rays which deflected slightly towards the negative plate were named as alpha rays. It means alpha rays are positively charged rays. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का आगे आएगा, तो उसमें यही रे का इस्तेमाल किया है, तो इससे ये पता होना चाहिए कि इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। ये जो रेज हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड rays. तो बेसिकली ऑल दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। पॉजिटिव चार्ज रेज है अल्फा रेज। द रेज विच डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हुई उनको बीटा रेज कहते हैं। और पॉजिटिव की तरफ कौन डाइवर्ट हो सकता है? ऐसी रेज जो खुद नेगेटिव हो। तो मतलब क्लियर हो गया कि भैया ये जो बीटा रेज है ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज्ड रेज है। ये जो बीटा रेज हैं ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज्ड रेज हैं। दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। कौन सी रेज? बीटा रेज। तो अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज, जबकि बीटा रेज जो होंगी वो बीटा रेज आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड रेज होंगी। मतलब उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होंगी। और ये कहीं ना कहीं अल्फा का ही पार्ट है, ठीक है। अल्फा रे तो बल्कि मैंने कह दिया था कि अल्फा पार्टिकल्स होते, उस पार्टिकल को आप अल्फा पार्टिकल भी कहोगे, जिसको हम डबली चार्ज हीलियम एटम बोलते हैं। डबली चार्ज हीलियम एटम, डबली चार्ज मतलब समझ गए, हीलियम पर +2 का चार्ज होगा, तो ये अल्फा पार्टिकल होगा। इसमें से जब रेडिएशंस देखोगे ना तो वो अल्फा रेडिएशंस होंगे। हालांकि मैं बता दूं अल्फा और बीटा थोड़ी सी लेस इंटेंसिफाइड रेज होती है एज कंपेयर टू गामा। गामा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रेडिएशंस है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस गामा। अल्फा जब उस पर चार्ज दे दिया पॉजिटिव तो कम इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। बीटा जब उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया तब उसकी इंटेंसिटी और कम हो गई। तो यहां इंटेंसिटी कम हो जाती है जब चार्ज आता है, तो उल्टी बात है। और जब चार्ज नहीं होता तब इंटेंसिटी ज्यादा रहती। गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक है इनमें से। अब तो खैर उससे भी खतरनाक आ गई कॉस्मिक रेज बेसिकली, लेकिन ये आपकी अल्फा रेज और बीटा रेज की बात है। स्क्रीनशॉट लेंगे। और अल्फा रे खास तौर से याद होना चाहिए, क्योंकि अल्फा रे आपका आगे भी आएगा, आपको आगे बहुत जगह यूज होना अल्फा रे का, ठीक है। नाउ द रेज विच रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड वर नेम्ड एज गामा रेज। तो जो रेज अनडिफ्लेक्टेड रह गई उसको क्या बोलेंगे? गामा रेज बोलेंगे। दोज आर गामा रेडिएशंस। Rutherford found that alpha rays consisted of high energy particles carrying 2 unit of positive charge and 4 units of atomic mass. अब इसके बारे में रदरफोर्ड ने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया कि अल्फा रे जो निकल रही है वो अल्फा रे के पार्टिकल्स से निकल सकती है, और वो अल्फा रे का पार्टिकल ऐसा है जिसके पास 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट का मास है। 4 यूनिट का मास है, तो बेसिकली वो हीलियम हो गया जिसका 4 यूनिट का मास हो गया, और 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज मतलब +2 का मास हो गया, मतलब +2 का चार्ज हो गया। तो हीलियम का चार्ज आ गया +2 और मास आ गया 4 यूनिट। मास आ गया कितना? 4 यूनिट। तो हीलियम का मास आ गया 4 यूनिट, और जो चार्ज उस पर देखने को मिलेगा दैट चार्ज विल बिकम +2। He concluded that alpha particles are helium nuclei because alpha particles combined with 2 electrons to yield helium gas. और ये सिंपल सी बात है, उनने ये डिटेक्ट कर लिया, रदरफोर्ड साहब ने डिटेक्ट किया कि अल्फा पार्टिकल्स में डेफिनेटली हीलियम पार्टिकल ही है, हीलियम का +2 चार्ज, क्योंकि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये न्यूट्रल हीलियम गैस बन गई। तो उन्होंने कहा यार न्यूट्रल ये हीलियम गैस बन गई, तो दिस विल गिव यू अ न्यूट्रल हीलियम गैस। तो इससे ये साबित हुआ भैया ये न्यूट्रल हीलियम गैस इसलिए बन रही है क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के +2 चार्ज में ऐड हुए, क्योंकि जब हीलियम में +2 ऐड होंगे तभी तो हीलियम गैस न्यूट्रल के तौर पे निकलेगी। तो हीलियम गैस न्यूट्रल के तौर पे निकली, मतलब समझ गए कि ये हीलियम +2 जो है यही अल्फा पार्टिकल है जो अपने अंदर से अल्फा रेडिएशंस निकालता है।
यही अल्फा पार्टिकल है जो अपने अंदर से अल्फा रेडिएशंस निकालता है। ऑन द अदर हैंड बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। बीटा रेज जो है वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और ये इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन है बेसिकली। तो बीटा रे कोई एलिमेंट की बात नहीं है, जैसे अल्फा हीलियम की बात है ना, बीटा कोई एलिमेंट की बात नहीं है, बीटा सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की रेडिएशंस को आप कहते हो बीटा रेज। सो बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन E-1। तो इससे जो रेडिएशन निकलेगी दोज रेडिएशन विल बी कॉल्ड एज बीटा रेडिएशंस। दोज रेडिएशन विल बी कंसिडर्ड एज बीटा रेज। इससे जो रेडिएशंस निकलेंगी उसको अपन क्या कहेंगे? बीटा रेज कहेंगे। और गामा रेज आर वेरी हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस जस्ट लाइक एक्स रेज दैट आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। और इसके पास कोई पार्टिकल नहीं होता, सिर्फ ये रेडिएशंस के रूप में होती हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी इन रेडिएशंस के पास होती है। जैसे मैंने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी शहर पे गिरे, किसी देश में गिरे, तो मिनटों में वो पूरे देश में रेडिएशंस फैला देगा, कितना भी बड़े कंट्री क्यों ना हो। इतनी खतरनाक रेडिएशंस उसकी होती है। डिपेंड करता है अगेन कितनी वैल्यू से वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बम्बार्ड कराया था, लेकिन वो एक्सरेज होती हैं और बहुत एनर्जेटिक रेज होती हैं। एक्सरे जैसी रेज होती है कहना चाहिए, पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है इनकी। एक्सरे के साथ तो दिक्कत है कि स्किन को पेनिट्रेट करती है, बोन्स को नहीं कर पाती। एक्सरे तभी तो बोन्स की शैडो ले लेता है, क्योंकि कोई रे अगर किसी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही तो उसी चीज की वो शैडो दे सकता है। फिर जैसे सनलाइट है, अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने रख दो तो ओपेक ऑब्जेक्ट उस सनलाइट को पास होने नहीं देगा, तो सनलाइट ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बना देगी। वैसे एक्सरे स्किन को पेनिट्रेट कर देती है, स्किन की शैडो नहीं आती, लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए बोन्स की शैडो आती है। गामा रेज तो बोन्स को भी नहीं छोड़ता, वो बोन्स को भी पेनिट्रेट कर देगा। शैडो वैडो छोड़ो, इंसान ही नहीं बचना वहां। तो गामा रेज इतनी खतरनाक है। As regards penetrating power, alpha particles have the least power, followed by beta rays 100 times that of alpha particles and gamma rays 1000 times of that of alpha particle. ये देखो penetration बता दिया। penetration power कितनी है? penetration power किसकी कितनी है? तो penetration power की अगर बात करें तो अल्फा रेस की सबसे कम, 100 गुना ज्यादा बीटा रेस की और ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा है गामा रेस की 1000 गुना ज्यादा। तो गामा रेस के अल्फा से भी 1000 गुना। मैंने कहा ना गामा रेस इनमें सबसे खतरनाक है। और जब भी चार्ज आ जाएगा तो इंटेंसिटी कम होगी, अल्फा की कम होगी, बीटा की भी कम होगी, अल्फा की तो सबसे ज्यादा कम होगी। ठीक है ना? तो पहले सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसका पावर होगा? आपका गामा का अच्छा होगा, उसके बाद बीटा का कम होगा, उससे कम अल्फा का होगा। ये आपको पेनिट्रेशन पावर देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिट्रेशन पावर। कंसेप्ट क्लियर हुआ पेनिट्रेशन पावर को लेकर? स्क्रीनशॉट लेंगे इस पूरे पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिट्रेशन पावर, और यहां पर आपको ये पावर्स देखने को मिलती है। मूविंग अहेड, आगे चलते, थोड़ा सा और डिस्कशन जारी रखते हैं अपना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। अल्फा बीटा और गामा रेस के अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये अल्फा रेस, ये बीटा रेस, ये गामा रेस, ये इसमें पूरा समराइज किया है। मास की अगर बात करें तो इसका जो मास है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -27 kg है, या फिर 4 AMU। मतलब हीलियम का जो मास है वही अल्फा रे का मास है। सिंपल, हीलियम का जो मास है वही अल्फा रे का मास है, 4 AMU, 4 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो ये अल्फा रे का मास है। बीटा रे तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही तो रेडिएशन है बेसिकली बीटा रेस। इसमें कोई ऐसा एलिमेंटल फॉर्म में पार्टिकल नहीं है, इसमें सिर्फ एक सब एटॉमिक लेवल का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रेडिएशंस बीटा रेस, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही मास होगा इसका भी, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। गामा रेस में कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो इसका पास मास जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि पार्टिकल होता तो कोई मास होता ना, तो इसके पास कोई पार्टिकल ही नहीं है, सिर्फ रेडिएशन से। तो वहां रेडिएशन से, तो दैट इज कॉल्ड एज गामा रेस, और नेग्लिजिबल मास है। चार्ज की बात करें, इस पर +2 यूनिट का चार्ज है। अल्फा रेज इज ऑफ हैविंग +2 यूनिट, हीलियम +2 आयन, He+2, हीलियम +2, ये +2 है बेसिकली पॉजिटिव आयंस। बीटा रेज बात करें, -1 का चार्ज है, इट इज हैविंग -1 चार्ज, तो ये -1 का चार्ज है, तो दिस इज -1 यूनिट, -1 का चार्ज है, तो इट विल बी टर्म्ड एज -1 यूनिट।
एंड देन वी हैव गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस की बात करें तो इट विल हैव नो चार्ज, जीरो रेट, जीरो वैल्यू है, नो चार्ज, क्योंकि गामा रेज आपकी न्यूट्रल है, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर सीधे चली गई थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। अल्फा रे नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ये बताते हुए कि वो खुद पॉजिटिव है। बीटा रे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ये बताते हुए कि वो खुद नेगेटिव है। लेकिन गामा रे सीधे निकल गई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई चार्ज नहीं। आइडेंटिटी, इसकी पहचान हीलियम न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियस हीलियम वाला होगा, हीलियम न्यूक्लियाई। He2 पॉजिटिव, देखो मैंने लिखा भी है, He2 पॉजिटिव, हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा रेस विल बी हैविंग दोज इलेक्ट्रॉन्स, बीटा रेस के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उसकी पहचान होगी। गामा रेज इज हैविंग आइडेंटिटी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, मतलब इसको जब तक आइडेंटिफाई करोगे तब तक कहानी खत्म हो चुकी होगी सीधे तौर पे। तो हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना, इतनी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है गामा रेज कि इससे कुछ होता नहीं है, कुछ खास होता नहीं है, बस इंसान निपट जाता है, बस ये समझ लो इससे। ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशन से, मतलब इधर उधर की कोई बात ही नहीं करना, सीधा कंक्लूजन, फाइनल, फुल एंड फाइनल स्टोरी। हाई एनर्जेटिक, इतनी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती है गामा की। वेलोसिटी 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 पार्ट कर लो, तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अल्फा रे की जो भागने की रफ्तार है वो 3 × 10⁷ होगी, 1/10 पार्ट मीटर पर सेकेंड में। बीटा रेस की नियरली सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लगभग सेम है, थोड़ा स्पीड ऑफ लाइट से कमी है, लेकिन लगभग सेम है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। गामा रेस की वेलोसिटी बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट से तो कोई चीज ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट चीज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, उससे तेज तो कोई नहीं भाग सकता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। यहां पर गामा रेस उसी स्पीड से भागती है, तो इसलिए मैंने कहा कि पूरे देश में उसको सेकेंड्स में लगेंगे फैलने में। 3 × 10⁸, मतलब समझ गए, इतना तो मेरे को लगता है कोई जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी अगर जोड़ दे तो इतना वो डिस्टेंस ही नहीं है जितना ये 1 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है, 3 × 10⁸, इसलिए बहुत खतरनाक है गामा रेस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट करती है नेगेटिव प्लेट की तरफ। बीटा रेज डिफ्लेक्ट करती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, बीटा रेज विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वेयरएज गामा रेज विल शो नो डिफ्लेक्शन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये नेगेटिव की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होती है। ये पॉजिटिव की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट करता है बीटा रे, क्योंकि बीटा रे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। गामा रेस कोई डिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, इसलिए गामा रेस कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर, जिसमें अल्फा बीटा गामा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है, जो हमने इससे पहले पढ़ा ना, मीजॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रिनो, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्टिकल्स है, अल्फा बीटा गामा। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चर्चा करेंगे भाई, फिर चर्चा करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है ये हैं सबसे खतरनाक पार्टिकल्स, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स जो हमको यहां पर मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो दीज वर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हमने रेडियो एक्टिविटी के तौर पर, रेडियो एक्टिव का क्या रोल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, मीजॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, इलेक्ट्रिनो, न्यूट्रिनो, और ये अल्फा बीटा गामा के पार्टिकल्स, इनका नेचर, इनका मासेस, हमने सारी बात करी है अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो के साथ डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहां पर समाप्त होता है, यानी कि लगभग हमने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी कर ली है, इनकी डिस्कवरीज की स्टडी कर ली है। अब अगले वीडियो में जो हम लोग शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के साथ। थॉमसन का मॉडल आएगा, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील बोहर, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो वहां से तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर बताने की कवायद है, जो उसका मॉडल बताने का जो प्रोसेस है, वो मॉडल्स की कहानी वहां से शुरू हो जाएगी, एटॉमिक मॉडल्स की कहानी वहां से शुरू हो जाएगी। तो वो अपन देखेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी करो तो उसके कंसिस्टेंट और रेगुलर और क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन आप इसके अलावा अगर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, या अगर आपके कोई जूनियर्स भाई बहन हैं जो 9th-10th में है, वो एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, या कोई सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहा है, या यूपी बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, या कोई और बड़े भैया दीदी हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब, कैब, इन सब की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल तरीका है, उनको मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल जरूर रिकमेंड करें।
क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सक्लूसिव कोर्स मतलब 100% सिलेबस आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। बल्कि वेबसाइट पर तो एक एक्स्ट्रा एज ये मिलता है कि यहां कहीं पे भी आपको थ्योरी के लिए, शीट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के लिए, वन शॉट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन होगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आप आकर देखोगे तो सारे लेक्चर से जुड़ी हुई शीट्स, वन शॉट रिवीजन, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपकी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहां वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा वेबसाइट पर। और सबसे अच्छी बात बताऊं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। कोई सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फंडा नहीं है, कोई पैकेज बाय नहीं करना आपको, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यूट्यूब चैनल पर जैसे आप फ्री वीडियोस देखते हो वैसे आप वेबसाइट पर भी फ्री वीडियोस देखते हो, बिल्कुल देख सकते हो 100%। बस आपको एक चीज इन्वेस्ट करनी है, वो है अपना टाइम, वो है अपना समय। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पूरे लेक्चर्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो जितना हो सके, जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, बैचमेट्स, क्लासमेट, कॉलोनी मेट्स, जितने व्हाट्सएप ग्रुप तुमने बनाए, जितने टेलीग्राम चैनल तुमने बनाए, उन सभी जगह पर जाकर इस लिंक को शेयर करें। फ्रेंड्स लोगों को ये चैनल के बारे में बताएं, वेबसाइट का लिंक शेयर करें, magnetbrains.com बताएं और लोगों को बोले कि अगर आप वन स्टॉप सोल्यूशन देख रहे हो, IIT नीट की तैयारी भी कर रहे हो और अगर एक सोल्यूशन चाहते हो कि वहीं पर सारी चीजें मिल जाएं, तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और एक बार ट्राई कर लो। तो उनको जरूर रिकमेंड करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।